ये रात बहुत भारी रहने वाली है। कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्हें शायद नींद ही ना आए, कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो शायद बहुत आराम से सोए के। तो इस रात का गुजरना बहुत जरूरी है। हालांकि प्रत्याशियों को तो ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये रात इतनी धीरे क्यों गुजर रही है। कल सुबह चाहे 2 सीटों के दंगल की बात हो, झारखंड के दोनों उपचुनावों की बात हो जहां पर हम आपको सबसे त्वरित नतीजे दिखाएंगे, या फिर बात हो बिहार के चुनाव की जहां के नतीजे भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, तमाम समीकरण भी हम समझाते रहेंगे। फिलहाल दुमका का रुख करते हैं। दुमका में सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुख एक बार दुमका का करते हैं चर्चा के लिए। मनीष, ये रात बहुत भारी रहने वाली है। भले ही दुमका का पारा गिर रहा है, लेकिन सियासी पारा जो है वो तो चढ़ने वाला है। कल सुबह 8 बजे से ही 2 उपचुनावों की सबसे बड़ी कवरेज हम दर्शकों को दिखाएंगे, नतीजों की। इससे पहले वोटिंग की भी हमने सबसे ज्यादा तस्वीरें सबसे ज्यादा कैमरों से दिखाई थी। लेकिन फिलहाल अगर दुमका की फजा की बात करें तो क्या कह रही है? लगता है ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा कि सियासी पारा भले ही चढ़ा हो लेकिन जो ठंडक है वो भी बढ़ गया हुआ, मतलब उसमें काफ़ी तापमान में गिरावट है। और वैसे ही आज जो प्रत्याशी हैं इनके लिए एक भारी रात होगी और कल जो सुबह होगी एक नई सुबह होगी। क्योंकि और मजे की बात यह है कि प्रत्याशी जिस तरह का कुछ वैसा ही कह सकते हैं इस आज के रात के लिए कि जो परीक्षार्थी जिनका 10th मैट्रिक का एग्जाम होता है उनके लिए एक नए जीवन की शुरुआत होने वाली है और कल रिजल्ट निकलने वाला था। कुछ ऐसा ही मनोदशा आज होगा। और साथ ही साथ वहाँ परीक्षार्थी एक होते हैं, लेकिन यहाँ एक प्रत्याशी जरूर मैदान में किसी एक पार्टी के लिए कह सकते हैं, लेकिन उनके साथ साथ कई लोगों की साख दाव पे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बसंत सोरेन जरूर हैं जेएमएम के प्रत्याशी, लेकिन दाव मुख्यमंत्री रह चुके सूबे के शिबू सोरेन जी हैं, हेमंत सोरेन उनका है, चूंकि आप देख सकते हैं कि 7 दिनों तक उन्होंने कैंप यहाँ पे किया था। इसके अलावा जेएमएम की खुद की साख है, संथाल परगना उनका गढ़ माना जाता है। लोकसभा में हालांकि उलट हो गया था रिजल्ट, लेकिन ये साख है, तो कई साख लगे हुए हैं। और उधर अगर हम बात करें लुइस मरांडी के लिए तो निश्चित तौर पर लुइस मरांडी ही नहीं बल्कि भाजपा की पूरी साख दाव पे लगी हुई है। बाबूलाल मरांडी के आने के बाद ये पहला चुनाव है तो उनकी भी साख दाव पे लगी हुई है कि वो संथाल के नेता हैं या नहीं है, या फिर आदिवासी नेता है या नहीं है, भाजपा के नेता हैं या उस तरह से जा रहे हैं, उनके भी है। दीपक प्रकाश जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनकी भी साख दाव पे लगी हुई है। भाजपा की अपनी है। लुइस मरांडी की भी करियर दाव पे लगी हुई है, क्योंकि अगर हम देखें कहीं बुलेट पर कुछ भी होता है तो बसंत सोरेन के लिए खोने के लिए बहुत कुछ नहीं होगा, एक मौका गंवाएंगे हो सकता है, लेकिन खुदा ना खास्ते अगर कहीं भाजपा के लिए कुछ हुआ तो निश्चित तौर पे एक बड़ा करियर दाव पे लग जाएगी लुइस मरांडी जी का। तो निश्चित तौर पे आज की रात भारी रात है, तापमान भी ठंडक बढ़ी हुई है। निश्चित तौर पे कल जो होगा सुबह से ही कल जो होगा वो नई शुरुआत होगी, चाहे बसंत सोरेन के लिए हो चाहे भाजपा के लिए हो। तो निश्चित तौर पर आज की रात काफ़ी है। और हम कह सकते हैं कि जो जानकारी मिल रही है कि अभी फिलहाल बसंत सोरेन आ चुके हैं दुमका में, और अगर वहाँ लुइस मरांडी ऑलरेडी यहाँ पे हैं ही। हालांकि भाजपा के कोई बड़े नेता भी नहीं पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग हैं। और कल दिन सुबह जब होगी तो नई सुबह होगी कल दुमका विधानसभा के लिए। और निश्चित तौर पे अगर हम बात करें कार्यक्रम जो तैयारी की तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज दुमका में मतगणना होता है, वहीं पर वही चला रहा वही जगह है। उसके लिए आप कह सकते हैं कि 368 बूथ पर जो चुनाव हुआ है इसके लिए 21 राउंड की बात, 17 से 18 राउंड यानी 17वां राउंड तक चलेगा। और 18वां राउंड में इस बात का फैसला हो जाएगा कि कौन प्रत्याशी किनकी जीत हुई है। और इसके लिए 3 कमरे बने हैं, 7 टेबल लगाए गए हैं और 95 मतदान कर्मियों को लगाया गया कल के काम के लिए। सुरक्षा की काफ़ी बंदोबस्त किया गया है और इस बात की साफ हिदायत दिया गया कि कोई भी बिना परिचय प्रमाण पत्र के वो अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि होता है कि बूथ एजेंट भी आते हैं, वो आते हैं तो उनका मतगणना उनको शामिल होना होता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे इसके लिए। और आज देर शाम यहाँ के जो प्रशासन जो पदाधिकारी हैं ऋषि हैं वो इन सब लोगों ने वहाँ का और एसपी भी दोनों ने वहाँ का निरीक्षण किया, तैयारियों का जायजा लिया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज जो है बड़ी अहम रात है और कल जो सुबह होगी नई सुबह होगी। अभिषेक, मनीष, इस दुमका के उपचुनाव में कई रंग देखे, चाहे बीजेपी की बात कहें, जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दुमका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते नजर आए कि भाई 3 महीने में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला हुआ नजर आएगा। बाबूलाल मरांडी की एक्टिवनेस भी देखी इस दुमका की जनता ने, देखा कि कैसे सिर्फ मसलिया में 100 से ज्यादा सभाएं कर ली बाबूलाल मरांडी ने। उसके बाद फिर इसी दुमका की जनता ने देखा कि अपने गढ़ को बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कैसे मुख्यमंत्री खुद कप्तानी करते नजर आए। कांग्रेस की पूरी टीम भी दुमका में जमी रही, आखिरी दिन तक कांग्रेस की पूरी टीम फील्ड में जा जाके और लगातार जनता से सीधा 1-to-1 करती रही।
श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता की मौजूदगी दुमका की जनता ने देखी कि कैसे सत्यानंद भोक्ता, जो कि चतरा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, सिमरिया सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं चतरा, और उन्होंने यहां दुमका आकर के और बाकायदा पूरी मेहनत की। तो बहुत सारे रंग देखे इस दुमका के इस उपचुनाव में, लेकिन एक रंग जिसकी बातचीत बहुत कम हुई, बातचीत बसंत सोरेन की हुई, बातचीत लुइस मरांडी की हुई। क्या कोई तीसरा भी ऐसा फैक्टर है जो जीतेगा तो नहीं, लेकिन इतना तो जरूर है कि वो वोटों पर असर डालने वाला है? देखिए, अगर हम तीसरे फैक्टर की बात करें तो बहुत ज्यादा प्रत्याशियों, पिछले भी चुनाव में जब आंकड़े देखेंगे तो जितने निर्दलीय थे उनको मतदाताओं ने नकार दिया था। कई लोग तो 100 के आंकड़े भी नहीं पार किए थे पिछले विधानसभा चुनाव का जब आप आंकड़े देखे। तो इस बार जो तीसरा फैक्टर हम कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे वोट कटवा, ये वर्ड एक्चुअली बिहार चुनाव में देखने को मिला है। लालू यादव कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे, कई लोग कहें वोट कटवा वोट कटवा। तो इस तरह के कुछ खास नहीं है, सीधा सीधा मुकाबला है भाजपा और जेएमएम के बीच में। सीधा मुकाबला है 9 महीने कर सकते हैं, या फिर जो शासन है उसके लिए विकास का मुद्दा है। तो इन मुद्दों पर जो भी है, चूंकि सरकार ये साफ बताना चाहती है कि हमने 9 महीने में जो भी कोरोना था उसमें हमने क्या कुछ काम कर सका, जो मजबूरियां रही वो भी है, हमारे पास मैंडेट है। दूसरी बात है कि भाजपा कहती है कि भाई कोई काम नहीं हो रहा है, कई विकास मुद्दे। तो ये कह सकते हैं सीधे सीधी जो मुकाबला है वो सीधे लुइस मरांडी और बसंत सोरेन, या फिर भाजपा और जेएमएम के बीच में कह सकते हैं सरकार की साख, या फिर विपक्ष जो कह रहे हैं उनकी। जो कि दीपक प्रकाश कहते रहे कि सरकार बदल जाएगी, चेहरा मुख्यमंत्री बदल जाए। तो कुल मिलाकर हम सकते हैं कि एक तरह से लिटमस पर, जो कि भाजपा कहती है कि सरकार के लिटमस पर, तो ये सीधे सीधे पक्ष और विपक्ष के बीच में है, कोई तीसरा फैक्टर नहीं है। अब ये अलग बात है कि अब जो मतदाता हैं, एक बात आप ध्यान देंगे अभिषेक की जो परसेंटेज वोटेज हुए हैं ग्रामीण इलाकों में काफी हुआ है। शहरी इलाका कम दिख रहे थे, इक्का दुक्का लोग आ रहे थे वोट दे रहे थे, लेकिन ग्रामीण इलाका, इसका मतलब यह हो गया कि जिसके भी जो पार्टी कैडर वोटर हैं उन्होंने घर से निकलकर वोट दिया है, यानी वो चाहते हैं जो भी जीते, जिताना चाहते हैं। तो अभी कल हम लोग इंतजार करेंगे, इंतजार करना होगा आज की रात, और कल जो परिणाम आएंगे उसके सामने पता चलेगा कि मतदाता क्या चाहते थे दुमका उपचुनाव में। चलिए मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक बार बेरमो का भी रुख करते हैं। बेरमो का जो मिजाज है वो क्या कह रहा है हम दर्शकों को दिखाते हैं। सहयोगी विपिन बेरमो में मौजूद हैं। विपिन, बेरमो में जितनी मेहनत अगर प्रत्याशियों ने की है तो मुझे लगता है उतनी ही मेहनत आपने भी की है। कम से कम मुझे याद है विपिन की आपने मतलब जनता से वहां बहुत ज्यादा आपने जो है बातचीत की थी। अगर आपके एग्जिट पोल की बात करें तो विपिन, फिलहाल बेरमो की फिजा क्या कह रही है? जी देखिए, अगर बात की जाए तो बेरमो के लिए चुनाव संपन्न हो चुका है 3 तारीख को, और आज इस वक्त हम बोकारो में मौजूद है, क्योंकि बोकारो के चास में ही जो है वो जी बिल्कुल बिल्कुल, बोले विपिन, आपकी आवाज मिल रही है, बोले। जी देखिए, यहीं पे चास में ही यहाँ पर वोटिंग जो हुई उसके लिए काउंटिंग कराई जानी है। और सबसे पहले क्या कुछ बेरमो में माहौल है उस पर बात करने से पहले अभिषेक, मैं चाहूँगा कि हमारे जो सहयोगी हैं बोकारो से, सुरेंद्र, उनसे हम पहले जान ले कि ये मतगणना जो कल होनी है उसको लेकर तैयारियां क्या की गई है, कितने राउंड में यहाँ पर चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, कितना वक्त यहाँ पर लगेगा, तमाम पहलुओं पर हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमें बताएंगे। सुरेंद्र जी बताइए, क्या कुछ तैयारियां हैं यहाँ पर मतगणना को लेकर, कितने राउंड की गिनती यहाँ पर होनी है और कब से शुरुआती रुझान आने शुरू हो जाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो मतगणना की गिनती होनी है 28 राउंड में होना है, और जो 28 टेबल है और 17 राउंड में गिनती होनी है। और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो 3 लेयर सुरक्षा है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, और उसके बाद जो जिला पुलिस बल है वो है। और जिस तरह से अगर हम रुझान की बात करें तो 8 बजे से सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी, और उसके बाद धीरे धीरे रुझान आने लगेंगे। हमको लगता है कि 9 बजे से रुझान आने लगेंगे, पहला राउंड का जो भी है जिस तरह से भी होगा। अगर हम बात करें जिस तरह से जो टक्कर होनी है कांग्रेस और बीजेपी में है, और अगर उपचुनाव की हम बात करें तो पिछले बार भी जो गोमिया में उपचुनाव हुआ था उसमें भी जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपना पूरी तरह से ताकत झोंकी थी, इस चुनाव में भी 3 पूर्व मुख्यमंत्री आए थे भाजपा के, और उस समय भी लोग आए थे, लेकिन जो परिणाम आया था उसके विपरीत आया था। क्योंकि जेएमएम के वहां जो योगेंद्र प्रसाद थे उनकी वजह उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी और जीत जेएमएम की हुई थी। तो इस बार भी जिस तरह से लोगों की अगर हम बात करें तो जिस तरह से सामने रुझान आ रहा है, तो लोगों का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है, लेकिन कांग्रेस जीत
स्थिति है और जो अंतर होगा जीत का 8 से 10 हजार का वो अंतर होगा विपिन जी। देखिए सुरेंद्र जी, अगर बात करें तो जिस तरह से कोविड-19 को देखते हुए चुनाव के दिन भी कई व्यवस्था की गई थी, तो वो काउंटिंग को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, अगर हम कोविड को लेकर बात करें, जिस तरह से कोविड चल रहा है तो वहां पर सैनिटाइजर लगाए गए हैं, हैंड वाश के, और जो पूरी तरह से व्यवस्था की गई, मास्क सभी को पहनना है और हाथ में ग्लव्स पहन के ही जो भी जाएंगे वो काउंटिंग हॉल में रहेंगे। और लगातार जिस तरह से वहां पर कैंप के लिए मेडिकल बनाया गया है और जहाँ जिला पदाधिकारी अधिकारी, एक अलग से टीम डॉक्टर्स की भी रखी गई है, जो नर्स भी हैं वो भी रखी गई है कि अगर किसी तरह की कोई चूक नहीं है कोविड को लेकर तो सारी तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई है विपिन। अभिषेक, ये हमारे सहयोगी सुरेंद्र ने बताया कि तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से मतगणना को लेकर क्या है, तो जो बातें उभर कर सामने आई है कि 17 राउंडों की गिनती यहां पर होनी है और पहला जो रुझान है वो सुबह के 9 बजे तक पहले राउंड का रुझान आ जाएगा। जो सबसे पहले काउंटिंग होनी है वो बैलेट, जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती होगी। इसके बाद जो 1 नंबर बूथ है वहां से जो गिनती है उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। जिस तरह से एक बड़ी बात हमारे सहयोगी सुरेंद्र ने बताया, क्योंकि इस जिला को लगातार वो कवर कर रहे हैं, उनका कहना है कि यहां पर कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में बढ़त कांग्रेस को इनके रुझान में मिल रहा है। जिस तरह से स्थानीय लोगों से इनकी बातचीत हुई थी, हम भी जब घूम रहे थे तो लगातार ये लग रहा था कि अब तक जो पहले का उपचुनाव की अगर हम बात करें जो किसी निधन की वजह से रिक्त हुआ करता था, तो वहां के परिणाम भी लगभग ये थे कि एक सिंपैथी बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। और इस बार जिस तरह से अगर बात की जाए तो मुकाबला दिलचस्प देखने को मिला। सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की थी, उसमें तीसरा कोण बनाने में बसपा के टिकट पर जरूर लालचंद महतो कोशिश में थे, लेकिन कोई बात बहुत बड़ी यहाँ पर बनती नजर नहीं आई। लेकिन इसके बावजूद अभिषेक, मैं कहूँगा कि इस पूरे चुनाव का जो परिणाम आएगा उसमें यह भी देखना दिलचस्प होगा कि लालचंद को कितना वोट आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी प्रत्याशी जीतेगा उसके जीत हार का जो अंतर होगा वो इस बात पर भी निर्भर होगा कि बसपा उम्मीदवार को यहां पर कितने मत प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल विपिन, मुझे याद है कि आपने अनूप सिंह से जब एक खास बातचीत की थी तो उनसे आपने सवाल भी पूछा था कि भाई आपका कंपटीशन यहां पर कौन है, और उन्होंने बाकायदा योगेश्वर महतो बाटुल का नाम नहीं लिया था, उन्होंने नाम लिया था लालचंद महतो का। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि लालचंद महतो फैक्टर कितना असरदार रहेगा। अमूमन जब बेरमो उपचुनाव की बात हुई है, चूंकि दुमका उपचुनाव की हम बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे लुइस मरांडी की, हम बात कर रहे थे बसंत सोरेन की, लेकिन तीसरे कोण की बात एक बार भी नहीं हुई। उसी तरीके से बेरमो उपचुनाव की आज हम बात कर रहे हैं, तो ये तीसरा जो कोण है वो कितना असरदार रहने वाला है विपिन? जी देखिए, मैंने जैसे बताया अभिषेक की जो हार जीत का अंतर होगा, जिस तरह से अगर बीते वर्ष 2019 में जब विधानसभा के आम चुनाव हुए थे तो 25,000 से ज़्यादा मतों से यहाँ पर दिवंगत जो विधायक है कांग्रेस के राजेंद्र प्रसाद सिंह वो जीत हासिल करने में सफल हो पाए थे। तो ये जो 25,000 का गैप था कांग्रेस और बीजेपी के बीच, इसके बाद एक जो तीसरी कड़ी बनी थी उस आम चुनाव में कि आजसू ने अपना उम्मीदवार दिया था, उसको तकरीबन 16,000 से अधिक का मत आया था। तो ऐसे में उस 25,000 को पाटना, आजसू के 16,000 वोट का बिखराव कितना हुआ है, वो किस तरफ शिफ्ट हुआ है, क्योंकि जो पोलिंग यहाँ पर हुआ है लगभग अभिषेक लोग बता रहे कि जो जनरल इलेक्शन में हुए थे लगभग उतने ही वोट 1,88,000 के आसपास पोल हुए थे। तो इसीलिए लालचंद महतो का नाम यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि इस चुनाव में जातीय समीकरण भी देखने को मिला है। तो क्योंकि इससे पहले जब राज्य में ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे लालचंद महतो, तो वो ठीक इसी इलाके से सटे हुए डुमरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते थे और एक जाति विशेष पर उनका उस वक्त प्रभाव हुआ करता था। लेकिन जगन्नाथ महतो से लगातार वो 4 बार उस क्षेत्र में चुनाव हारने के बाद इस उपचुनाव में मैदान में जरूर है, 16 उम्मीदवार यहाँ पर मैदान में, लेकिन सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है। लेकिन जीत हार के अंतर पर इस और जरूर हम बात करेंगे कि लालचंद महतो कितना वोट ला पाएंगे, वो भी कहीं ना कहीं जीते हुए उम्मीदवार के मार्जिन पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, चलिए एक बार फिर से हम दुमका का रुख करते हैं। विपिन, आप हमारे साथ बने रहें, सुरेंद्र को भी अपने साथ बनाए रखें। दुमका में हमारे साथ मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज की बात हो रही थी अभी बेरमो में, इसी वोटिंग परसेंटेज की बात अगर हम दुमका में करते हैं तो दुमका में मसलिया प्रखंड ने देखा कि वहां लगभग 72% वोटिंग हुई। अब मसलिया प्रखंड कहा जाता है कि भाई ये जेएमएम के कोर वोटर हैं, लेकिन 100 से ज्यादा सभाएं बाबूलाल मरांडी की मसलिया में, तो यह भी कहा जा रहा है कि जो जेएमएम के कोर वोटर्स हैं उन्हें तोड़ने में बाबूलाल मरांडी को सफलता हासिल हुई है। बाबूलाल मरांडी का फोकस जो है वो मसलिया में था। तो ऐसी स्थिति में इसको किस तरीके से समझा जाए?
देखिए अभिषेक, चूंकि बाबूलाल मरांडी जब भाजपा ज्वाइन किए तो उनको एक तरह से नेता के रूप में, पार्टी के नेता के रूप में किया गया, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में। हालांकि अभी तक उनका चयन औपचारिक रूप से नहीं हो पाया है जो विधानसभा में होना चाहिए था, जिसे लेकर के मुद्दा भी बनाया भाजपा ने और कहा कि चूंकि वो संथाल हैं, वो आदिवासी है, उनको वो नेता नहीं बनाया जा रहा है। ये भी एक मुद्दा रहा। निश्चित तौर पर भाजपा ये चाहती थी कि बाबूलाल मरांडी कार्ड को खेला जाए वहां पर। मसलिया चूंकि रहा है जेएमएम का गढ़, आदिवासियों का गढ़, तो वहां पे कहीं ना कहीं फूट सेंधमारी की जाए। अब ये डिपेंड करता है निश्चित तौर पर कि बाबूलाल मरांडी का करिश्माई चेहरा अगर है तो कितना वो काम किया, ये तो कल के परिणाम ही बताएंगे। लेकिन भाजपा लगातार इस बात का दावा कर रही है कि वोटर उनके तरफ आए हैं, सेंधमारी हुई है, और कई फैक्टर ऐसे हैं जिसमें पे उन्होंने जो बातें हुई, अन्नपूर्णा देवी भी आई थी, उनसे भी बातें हुई हैं, और भी भाजपा के लोगों ने उन्होंने भी कहा कि सेंधमारी हुई है और ये फैक्टर बड़ा काम किया है। बाबूलाल मरांडी कार्ड खेला गया, वहाँ पे जो भी है उन्हें जिस तरह से लगाया गया चुनाव में, रघुवर दास खुद आकर के काफी दिनों तक वहाँ पे थे। तो कुल मिला के उम्मीद भाजपा जरूर कर रही है कि वहाँ पे सेंधमारी हुई है और वोट जो आए हैं वो आए हैं सीधे सीधे भाजपा की ओर गया है, क्योंकि लुईस मरांडी वहाँ की हैं और वहाँ की लड़की भी दीदी कही जाती हैं, सब लोगों के बीच में दीदी के रूप में उनको जाना जाता है। और एक खास बात यह है कि भाजपा ने ये भी कार्ड उठाया कि जो हेमंत सोरेन है या शिबू सोरेन है, भले ही यहाँ की राजनीति किया है लेकिन ये लोग यहाँ पे उनका वोटर भी नहीं है, ये यहाँ से नहीं है। तो इन सारी तमाम बातों को भाजपा उठा रही थी कि भले ही वो यहाँ से हैं लेकिन जितने हम यहाँ के हैं या लुईस मरांडी यहाँ की हैं, तो इस तरह से तो इस कार्ड को खेल करके बाबूलाल मरांडी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन चूंकि जनता जनार्दन है, गुप्त मतदान है, किससे कितना वोट दिया अब ये कल ही आएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभिषेक, हमें इंतजार करना होगा। निश्चित तौर पर अगर कहीं कमल खिलता है तो निश्चित तौर पर मसलिया फैक्टर जो वहां पे जो है सेंधमारी, निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है। मसलिया फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है। मनीष, बिल्कुल अभिषेक, एक बार फिर से हम रुक कर रहे हैं बेरमो का। विपिन हमारे साथ मौजूद है वहां पर, उनके साथ सुरेंद्र भी हैं। विपिन, एक फैक्टर जिसकी बात आपके साथ जानना चाहेंगे, चंद्र प्रकाश चौधरी का फैक्टर। ये फैक्टर इसलिए क्योंकि काफी पसीना बहाते नजर आए चंद्र प्रकाश चौधरी। मुझे जो जिस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही थी बेरमो से, बीजेपी से ज्यादा मेहनत चंद्र प्रकाश चौधरी ने की है, ऐसा नजर आ रहा था। बाकायदा एक सभाएं जो हैं वो जाकर के खुद अटेंड कर रहे थे, और जितनी मेहनत उन्होंने की तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बीजेपी की तरफ से देखने को मिलने वाला है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आपने भी देखा होगा अभिषेक की अपनी कई चुनावी सभाओं में, या फिर जब मेरी 1-to-1 बात हो रही थी अनूप सिंह, तो उन्होंने बीजेपी पर अटैक करने से ज़्यादा चंद्र प्रकाश चौधरी पर अटैक किया था। और जिस तरह से अगर हम बात करें चंद्र प्रकाश चौधरी की, तो ये जो गिरिडीह संसदीय क्षेत्र है जहाँ का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो बेरमो विधानसभा भी उनके संसदीय क्षेत्र का एक हिस्सा है। और जिस तरह से अगर बात की जाए बेरमो, गोमिया, रामगढ़, ये जो पूरा इलाका है, चाहे सिल्ली की बात कर ले, तो यहाँ पर लगातार आजसू जो है अपनी एक पैठ बनाने की कोशिश में जुटा रहा था। और पिछली बार चुनाव जब हुए थे तो बीजेपी और आजसू जो है वो अलग अलग चुनाव दोनों पार्टियों ने लड़ा था, तो उस वक्त वोटों का बिखराव हुआ था। हालांकि उस बिखराव के बावजूद एक बड़ी मार्जिन से कांग्रेस को जीत मिली थी। लेकिन इस बार चंद्र प्रकाश चौधरी ने लगातार यहाँ पर कैंप किया। हालांकि उन पर यह भी आरोप जरूर लगे कि जब वो सांसद का चुनाव जीत गए थे उसके बाद उन्होंने बेरमो का रुख नहीं किया था, लेकिन उपचुनाव के बहाने ही सही वो बेरमो में नजर जरूर आए। तो कई तरह की बातें उभर कर आई है, और जो बातें अलग अलग दिनों में चुनाव के बाद से यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत जब हमारी हो रही थी तो उन्होंने बताया है कि शुरुआती दौर में जिस तरह से मुकाबला हो रहा था, बाद में कहीं ना कहीं मुकाबला दिलचस्प जरूर हुआ है। और जिस तरह से मेहनत किया है चंद्र प्रकाश चौधरी ने, और अगर बात की जाए तो सुदेश महतो भी लगातार यहाँ पर सक्रिय नजर आए थे। तो कई बार तो ऐसा लगा इस विधानसभा क्षेत्र में कि यहाँ पर उम्मीदवार भाजपा का ना होकर आजसू का है, आजसू के ज्यादा लोग यहाँ पर नजर आ रहे थे। और बात की जाए तो ये भी जरूर चर्चा का विषय रहा कि उनके साथ जो लोग थे उसमें वो ज्यादातर कोई गोमिया का था तो कोई रामगढ़ का था, लेकिन उसके बावजूद हर चुनावी सभा में उनको लोग सुनने जरूर आ रहे थे। स्थानीय सांसद होने का भी कहीं ना कहीं उनको लाभ मिल रहा था कि उनके पास लोग उनके कार्यक्रम में जरूर आ रहे थे। लेकिन कितना असर चंद्र प्रकाश चुनाव में डाल पाए हैं इसके लिए हमें अब कुछ घंटे का इंतजार करना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि पूरे उपचुनाव के दौरान भाजपा से ज्यादा चंद्र प्रकाश चौधरी जो है वो कांग्रेस उम्मीदवार के टारगेट में थे। बिल्कुल, ये देखने को मिला पूरे उपचुनाव में कि बीजेपी का ज्यादा फोकस जो था वो दुमका की तरफ था, और आजसू ने जितने पसीना बहाया वो बेरमो में ज्यादा पसीना बहाया आजसू ने। हालांकि सुदेश में तो जरूर दुमका गए थे 1-2 दिन के लिए, उन्होंने वहां पर बाकायदा चुनाव प्रचार भी किया था, कई सभाएं भी की थी जहां पर उन्होंने बंगाली में अपना संबोधन भी दिया था वहां के स्थानीय जो बंगभाषी जो लोग हैं उन लोगों के बीच में। खैर, एक बार फिर से हम दुमका का ही रुख करते हैं इस बात को समझने के लिए। मनीष, दुमका में जिस तरीके से हमने देखा कि बीजेपी ने कुछ खास दम लगाया, चाहे दीपक प्रकाश की बात हो, प्रदेश अध्यक्ष की, उन्होंने वहां कैंप किया,
बाबूलाल मरांडी लगातार कैंप करते रहे, रघुवर दास लगातार कैंप करते रहे, और इसके अलावा जो नेता जैसे सांसद सुनील सोरेन है वो भी लगातार कैंप कर रहे थे बाकायदा बाबूलाल मरांडी के साथ साथ एकदम ग्रामीण इलाकों में। और चुनाव प्रचार का जो पैटर्न था वो भी बीजेपी का थोड़ा अलग था। बीजेपी का फोकस एकदम ग्रामीण, जो जेएमएम के कोर वोटर्स माने जाते हैं, उन क्षेत्रों में जाकर के और बाबूलाल मरांडी ने जो है चुनाव प्रचार किया है। दुमका शहर से ज्यादा चुनाव प्रचार इनका जो एकदम रूरल एरियाज थे, जहां पर की सड़क भी नहीं थी। हमारे संवाददाता खुद जा जाकर देख रहे थे कि ऐसी जगहों पर जहां पर की सड़क भी नहीं है मुकम्मल, वहां पर जाकर के और बाबूलाल मरांडी चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो ये क्या कोई मतलब अलग नई तरीके की नीति बीजेपी की तरफ से थी जिसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, आप याद कीजिए, आप लोकसभा चुनाव का जो परिणाम हुआ था वो शिबू सोरेन के एक तरह माना जाए कि जो दुमका है उसमें गढ़ में सीधे सेंधमारी हुई थी, हार हुई, सुनील सोरेन की जीत हुई। इसके बाद से ज़्यादा अति उत्साही भाजपा के लिए एक बड़ा राहत और क्या कहते हैं कि संजीवनी बूटी का वो काम हुआ था राज्य में जो लोकसभा चुनाव थे, तो उसका असर चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि भाजपा को लग रही है कि जब सुनील सोरेन वहाँ से एक बीजेपी वहाँ से जब लोकसभा सीट जीती है तो इस बार उपचुनाव जो हुआ उसमें भी ताकत पूरी झोंक दी। यही वजह था कि बाबूलाल मरांडी को आगे किया गया, बाबूलाल मरांडी को बताया गया कि अब संथाली नेता यही है। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शिबू सोरेन के बाद अगर किसी का चेहरा है राज्य में तो ये चेहरा है, और इन्हें इस तरह से वहां पे भाजपा ने इस्तेमाल किया। दूसरी बात, सुनील सोरेन खुद उसी इसे आते आदिवासी से आते हैं तो उनको भी ज्यादा लगाया गया। लुइस मरांडी भी वहां पर ऑलरेडी प्रत्याशी हैं ही। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बड़ी उम्मीद से हम कह सकते हैं, इसलिए ज्यादा भाजपा ने बाबूलाल मरांडी को आगे किया गया था ताकि जो वोटर में सेंधमारी हो होती है, कुछ भी होती है, क्योंकि मसलिया ऐसा क्षेत्र है वो डिसाइडिंग माना जाता है दुमका विधानसभा चुनाव के लिए। तो निश्चित तौर पर अगर वहां पर सेंधमारी हो जाती है तो जो जीत जो रास्ता है वो जेएमएम के लिए आसान नहीं होगा। और जब हम लोग जिस दिन वोटिंग हो रही थी वहां भी जब लोगों से चौक चौराहे पे हमारी बातचीत हो रही थी चाय की दुकानों पे, तो सब लोगों ने कहा कि इजी गोइंग नहीं है दोनों पक्षों, दोनों के लिए, दोनों प्रत्याशियों के लिए। और ये कही कि जो 13,188 वोट का जो अंतराल है वो सीधे सीधे एक तरफा किसी के लिए हो जाएगा तो ये नहीं कहा सकता है। कई फैक्टर भी वहां हो रहे थे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाजपा ने इस बात को बड़ा तरीके से अंदर इस बात को उठाया है मुद्दे को लेकर के कि अगर हेमंत सोरेन विधानसभा यहीं थे और यहीं से जीते थे तो उन्होंने बरहेट को क्यों चयन किया। दूसरी बात ये भी कहा गया है कि दोनों भाइयों के बीच में मनमुटाव जैसी कुछ बातें हैं या फिर पता नहीं। तो इन तरह से तमाम जो हथकंडे अपनाए थे भाजपा ने, उन सारे मुद्दों को वहां पे अंदर बातें चर्चाएं हो रही थी, लोग इस बात को भी चर्चा कर रहे थे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भाजपा ने जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी का इस्तेमाल किया, इवन अन्नपूर्णा देवी को, चूंकि अन्नपूर्णा देवी बांग्ला भाषी आती हैं, उनका भी मायका दुमका के आसपास होता है, तो उनको भी इस्तेमाल किया गया। उनको दो बार वहां भेजा गया, वहां के लोगों से, महिलाओं के बीच में, वोटरों के बीच में उनको लगाया गया ताकि ये कुछ ना कुछ फायदा हो। रघुवर दास खुद पहले ही चुनाव में शुरू में ही जाकर उन्होंने वहां पे कैंपिंग किया था, रहा था वहां पे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी वहां पर, चूंकि एक मुख्यमंत्री का सीट अगर वो हारते हैं मनसुख तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी जीत होगी। यही वजह है कि भाजपा ने पूरी ताकत वहां झोंक दी थी। अभिषेक, अच्छा, एक सवाल और, जिस तरीके से ये बातचीत बढ़ रही है मनीष, एक सवाल यहां पर जो देखने को मिला पूरे चुनाव के दौरान, बाबूलाल मरांडी निशाना गुरुजी प्रसाद रहे थे, ये देखने को मिल रहा था। उनके निशाने पर ना हेमंत सोरेन थे, ना बसंत सोरेन को लेकर के उन्होंने कुछ कहा, और ना ही जो है वहां विकास के मुद्दे को लेकर के किसी तरीके की बातचीत हुई। बातचीत सीधे सीधे गुरुजी पर निशाना साधते रहे। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि बाकायदा नवरात्र के दिन वो वीडियो जारी कर रहे थे, बाबूलाल मरांडी व्हाट्सएप पर वीडियो जारी करके वो बयान जारी कर रहे थे कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर ये कहती है कि अलग झारखंड राज्य या झारखंड आंदोलन में सिर्फ उसका योगदान है तो ये गलत है। उन्होंने कई नेताओं के नाम गिनाए कि उन लोगों का भी बड़ा महत्व था, तो किस तरीके से कहा जाता है, इस तरीके की राजनीति, यानी निशाने पर गुरुजी नजर आ रहे थे। दीपक प्रकाश को अगर हम देख रहे थे तो दीपक प्रकाश के निशाने पर सीधा यह था कि भाई विकास के क्या काम किए, इन लोगों के पास विकास का तो कोई काम है नहीं, 10 महीने में कोई विकास का काम नहीं है। तो इस तरीके का ये एक मतलब डायरेक्ट हमला, अगर जो मुख्यमंत्री पर बोलने की बात है तो वो डायरेक्ट हमला नहीं बोला जा रहा था। तो अगर शिबू सोरेन पर ये जो बयानबाजी हुई है दिशोम गुरु पर, चूंकि दिशोम गुरु तो एक सर्वमान्य नेता के रूप में झारखंड में जाने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या इन ऐसे बयानबाजी का भी या तो फायदा होगा या नुकसान होगा, दो ही चीजें हो सकती हैं। तो ऐसी बयानबाजियों का भी असर इस चुनाव पर देखने को मिलेगा, नतीजों में ये रिफ्लेक्ट करेगा?
निश्चित तौर पर देखिए, बयानबाजी जब बाबूलाल मरांडी को लगाया था, भाजपा ने कुछ सोच के ही लगाया था और उनको आगे करके किया गया कि ताकि इस तरह के बयान भी दे, सोची समझी साजिश। क्योंकि ये पार्टी जब होती है, जब बयान जब देते हैं इस तरह का, पार्टी जो भी अनलगा बयान नहीं होगा, बयान कुछ इस तरह से होगा, डिप्लोमेटिक होगा, पहले उसकी वर्कआउट कर लिया जाएगा किस तरह का बयान देने, उसका क्या प्रभाव होगा। तो निश्चित तौर पर शिबू सोरेन दुष्यम गुरु चूंकि हैं वो सर्वमान्य नेता हैं और जेएमएम कितने कैडर वोट है वो दुष्यम गुरु को ही जानते हैं। और लोकसभा चुनाव में भी मैंने कवरेज वहाँ किया है, विधानसभा चुनाव में भी, इवन हेमंत सोरेन भी जब भी भाषण देते हैं रामगढ़ जैसे इलाके में जो अंदरूनी है, बिल्कुल ग्रामीण इलाका है वहाँ पे, तो वो हिंदी या बांग्ला नहीं बोलते बल्कि वहाँ की जो आम जो भाषा है, जो संथाली भाषा, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर इनको इस तरह से इस्तेमाल किया गया तो निश्चित तौर पर बस यही सोच के कि शायद कुछ वोट कटे, कुछ भी अलग अलग हर बूथ पर कटता, हर इलाका से कटता, तो निश्चित तौर पर इनको फायदा होगा। और यही वजह है कि वो सीधे सीधी, ताकि अब ये बताएं कि हम भी उस जगह पे खड़े हैं, अकेले शिबू सोरेन नहीं थे, और लोग भी थे इस आंदोलन में, झारखंड को अलग करने के लिए। तो तमाम बातें थी, लेकिन माउथ पीस इस्तेमाल किया गया था। संथाली जो बाबूलाल मरांडी है, आदिवासी के नेता हैं और पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो ये जो चेहरा है विकासपुर से, तो उनका माउथ पीस उनका था, एजेंडा भारतीय जनता पार्टी की थी, रणनीति पार्टी की थी, भले ही वो अलग पार्टी की, आवाज जो था वो बाबूलाल मरांडी का। तो निश्चित तौर पर सोची समझी रणनीति के तहत इन सब चीजों का क्या है, उम्मीद है बिल्कुल। अभिषेक चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, विपिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेंद्र का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जुड़े। दर्शकों को हम बता दें कि कल के दिन में इन दोनों उपचुनावों की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे ज्यादा कैमरों से हम आपको तस्वीरें दिखाने वाले हैं, सबसे ज्यादा संवाददाताओं के साथ। तो उपचुनाव की इससे बड़ी कवरेज आपने नहीं देखी होगी। झारखंड का ये चैनल आपको झारखंड की इन दोनों सीटों की पल पल की अपडेट्स देता रहेगा और साथ ही बिहार चुनाव की अपडेट्स भी आपको यहीं न्यूज़ 11 भारत पर मिलती रहेगी। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम देखेंगे कि बिहार के लिए ये रात कितनी भारी रहने वाली है।